नमस्कार, सुबह 9 बजे में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सिलिकॉन वैली में बड़ी आईटी कंपनियों के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री। डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना। प्रधानमंत्री ने टेस्ला मोटर्स का भी किया दौरा। Z4 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर जोर। कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मिले जगह, समय सीमा तय करने की मांग। मधेशी आंदोलन के समर्थन में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। नए संविधान को लेकर अभी जारी है विरोध। दिल्ली में डेंगू से हुई 2 और मौत, अब तक 30 लोगों ने गंवाई जान। सामने आई प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही, मरीजों को नहीं कर रही हैं भर्ती। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ग्वांगझू ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में चीन की शिलिन शू और शियोदी यू को दी मात। और चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डिजिटल कूटनीति के तहत आज कैलिफोर्निया के सैन जोस में दिग्गज आईटी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इसमें भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भी सराहना हुई। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी टेस्ला मोटर्स के ऑफिस का भी दौरा किया और बैटरी चालित कारों में खासी दिलचस्पी दिखाई। न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के सैन जोस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। ये मुलाकात प्रधानमंत्री की ओर से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मौके पर दिए गए डिनर पर हुई। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण के अलावा सिस्को, क्वालकॉम जैसी कई और कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। I deeply care about technology and know that India will play a big part in its future. A lot of that is because Prime Minister Modi is driving that forward. He has accelerated India's efforts to become the next global hotbed of innovation and entrepreneurship. भारतीय समय के अनुसार आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के भारत से रिश्ते का भी जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी टेस्ला मोटर्स के ऑफिस का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ बैटरी कारों में खासी दिलचस्पी दिखाई। We talked about electricity generation and the fact that arguably there's a way to skip ahead with electricity generation in the same way that it happened with cell phones. प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सिलिकॉन वैली का ये दौरा 2 दिनों का है। न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के सैन जोस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने यहाँ रहने वाले गुजराती और सिख समुदाय के लोगों से भी अलग से मुलाकात की। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री फेसबुक और गूगल के परिसरों का दौरा करेंगे और सैन जोस के ASP सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलिफोर्निया के सैन जोस में दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों के सीईओ को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत में सूचना तकनीक और आईटी सेक्टर में अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिसमें इन कंपनियों की मदद की दरकार है। फ्रॉम कंप्यूटिंग to communication, entertainment to education, from printing documents to printing products and now to Internet of Things, it has been a long journey in a short time. From cleaner energy to better healthcare and safer transport, everything is converging around the work you do. G4 समूह के सदस्य देशों भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की पुरजोर वकालत की है। भारत की पहल पर शनिवार को न्यूयॉर्क में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार का काम तय समय सीमा के भीतर होना चाहिए। चारों देशों ने कहा कि वो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के सच्चे हकदार हैं। भारत के निमंत्रण पर शनिवार को न्यूयॉर्क में जर्मनी, ब्राजील,
और जापान के राष्ट्रीय अध्यक्षों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई। चारों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर विस्तार से चर्चा की। चारों ही देश स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा परिषद में तय समय सीमा में सुधार की बात कही। The reform of the Security Council within a fixed time frame had become an urgent and important task. The Security Council must include the world's largest democracies, major locomotives of the global economy, and voice from all the major countries. बैठक में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी अपनी बात रखी। इन नेताओं का भी मानना था कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। We have not as yet created these new work processes in contrast to the Agenda 2030. So we need a reform of the Security Council that better reflects the actual distribution of power in the world today. We must respond to the voices of a great majority of the nations in reforming Security Council. We must make United Nations befitting the 20th century. We have a resolve and we have to communicate our resolve to the rest of the world. Internacional também passou por profundas mudanças. Acredito que a adoção neste ano da Agenda 2030 vai permitir que se dê passos concretos. चारों देशों की ये बैठक एक दशक के बाद हुई है। एक बहुत जो आगे पुश मिला है G4 सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म प्रोसेस को कि जनरल असेंबली ने एक टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन को अपनी मंजूरी दी है कि हाँ अब जो काउंसिल रिफॉर्म की जो बात होगी वो एक टेक्स्ट के बेसिस पे होगी, क्योंकि अब तक कोई भी टेक्स्ट टेबल पे नहीं था। कंट्रीज अपनी बात बस हवा में कहती थी, लेकिन अब इस सेशन से एक टेक्स्ट है टेबल पे जिसके बेसिस पे कंट्रीज एक दूसरे से बहस कर सकते हैं, अपने मुद्दे रख सकते हैं। तो जो ये टेक्स्ट टेबल पे आया है उससे एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के प्रोसेस को। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की बातचीत शुरू करने के लिए एक मसौदे को मंजूर किया है। इस मसौदे के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में वार्ता शुरू होनी है। अनिल जी नायर, राज्यसभा टीवी, न्यूयॉर्क। लेकिन सीनियर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के लिए G4 का रास्ता अपनाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने के भारत के अभियान को नुकसान हो सकता है। पूर्व विदेश मंत्री रहे सिन्हा ने कहा कि इस मामले में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के नक्शे कदम पर चलना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अपनी अलग दावेदारी के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा, G4 सदस्य देशों जर्मनी और जापान के साथ गठजोड़ और दूसरी ओर विकासशील देशों की पैरवी साथ साथ नहीं चल सकती। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। टिकट बंटवारे पर बीजेपी सांसद आर.के. सिंह के बयान का शत्रुघ्न सिन्हा और लोक जनशक्ति पार्टी ने समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यदि पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने कुछ कहा है तो इस बारे में उनके पास कुछ प्रमाण होगा। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि खराब छवि के लोगों के राजनीति में प्रवेश को रोका जाना चाहिए। टिकट बंटवारे को लेकर आर.के. सिंह के बयान का बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व गृह सचिव ने आरोप लगाए हैं तो उनके पास कुछ सबूत जरूर होंगे। आर.के. सिंह बहुत जिम्मेदार इंसान है और एक बहुत अच्छी छवि वाले व्यक्तित्व है, और उन्होंने जब कुछ कहा है तो यकीनन पुष्टि होगी, उसकी सबूत होगा उनके पास, उसके बगैर वो नहीं कह सकते हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने पार्टी पर अपराधियों और चापलूसों को टिकट देने का आरोप लगाया है। क्रिमिनल को आप टिकट दीजिएगा, अभी टिकट बंटवारे में आप क्रिमिनल्स को ले आ रहे हैं, तो आप शासन प्रशासन बिहार को कैसे दीजिएगा? हम भी बिहार के रहने वाले हैं, हमको तो चिंता होगी ना। तो आप में और लालू में क्या अंतर है भैया? उधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कहा कि खराब छवि के लोगों को राजनीति में प्रवेश से रोका जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ज्यादातर पार्टी के नेता इससे बचते नजर आए।
मैं वैसे इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट का बंटवारा होता है बहुत सोच समझ कर होता है। हर चुनाव के बाद इस तरह के आरोप हम लोग को झेलना पड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं है। जिनको टिकट नहीं मिला, जिनके मन के अनुसार टिकट नहीं मिला, तो कोई भी आरोप लगा देते हैं। लेकिन बीजेपी ने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी बिहार के चुनाव में सुशासन और विकास का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में अगर आरोप सच साबित होते हैं तो फिर विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा जो पार्टी को भारी पड़ सकता है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार की कल शुरुआत की। समस्तीपुर की रैली में उन्होंने लोगों से महागठबंधन का साथ देने की गुजारिश की। नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर बीजेपी के वादों पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने समस्तीपुर से प्रचार का आगाज किया। उन्होंने भाषण की शुरुआत टिकट बंटवारे से की और महागठबंधन की एकजुटता दिखाई। मुख्यमंत्री ने एनडीए पर जमकर निशाना भी साधा। हमने महागठबंधन के सब उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ करी। एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ है कि रोज उनका घोषणा हो रहा है। आज ये पार्टी घोषणा कर रहा है, कल वो पार्टी घोषणा कर रहा है। कभी कभी ये भी पता चलता है कि एक ही सीट पर उनका दो पार्टी घोषणा कर दिया। तो आपस में तो एकता है नहीं, तो चट्टानी एकता वाले महागठबंधन का मुकाबला वो क्या खा करके करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बीजेपी की भी तीखी आलोचना की। जब देश के माननीय गृह मंत्री 100 दिन में ले आए, कहां गया काला धन, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष सहायता, विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहां गया विशेष राज्य का दर्जा? इनका वश चलेगा इसी तरह से झांसे में डाल करके लोगों का वोट लेंगे और जो ताकत उनको मिलती चली जाएगी उस ताकत का इस्तेमाल करके जो हमारा देश का संविधान है उसको बदल देंगे। इस रैली में नीतीश कुमार ने जनता से कई वादे किए, जिसमें 2016 तक सभी गांवों को बिजली, बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक बेरोजगारी का भत्ता और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की बात शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने काफी बेहतर काम किया है। इस बीच हार्दिक पटेल ने आरक्षण नीति में समीक्षा की वकालत की है। उन्होंने गुजरात सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए आर्थिक पैकेज को छलावा बताया है। इससे पहले पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार के पैकेज पर विरोध दर्ज कराने के लिए लॉलीपॉप आंदोलन शुरू करने की बात भी कही थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राघोपुर विधानसभा सीट से आज पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। राघोपुर विधानसभा सीट से उनके बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। गौरतलब है कि सीट से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की पहली चुनावी सभा तिरसिया दियारा में आज दोपहर में होगी। सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां पे हमारे संवाददाता रविंद्र शोरान हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। रविंद्र, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरीके से पार्टी चुनाव में सुशासन और विकास का मुद्दा लेकर मैदान में उतरी है, अगर उन्हीं की पार्टी के सांसद इतने तीखे बोल रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि दागियों और चापलूसों को, अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, तो पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए अमृता, बड़ी हैरानी की बात है कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी कोई और हो, सब लोग भाषणों में और एजेंडा की जो बात की जाती है तो उसमें यही कहते हैं कि हम लोग ये चुनाव जो है वो विकास और सुशासन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं जी। लेकिन हकीकत जो है वो आर.के. सिंह ने बयान कर दी है कि चुनाव में सिर्फ एक ही चीज पर सब राजनीतिक दलों का ध्यान है, वो है कि किस तरीके से जीत हासिल की जाए। उसके लिए चाहे आपको बाहुबलियों को टिकट देना पड़े, चाहे किसी गैंगस्टर को टिकट देना पड़े, या जिस भी नेता की छवि खराब है उसके साथ भी किसी तरह का परहेज नहीं किया जा रहा है।
करीब 47 ऐसे लोगों को टिकट बीजेपी ने दिया है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। और यही बात जो है आर.के. सिंह ने कही है। उनका कहना है कि न तो हम लोगों से, यानी कि जो सांसद हैं आरा के, उनसे किसी तरह का संपर्क किया गया, उनसे पूछा गया कि किसकी छवि कैसी है और किस तरीके से हमको टिकट बंटवारा किया जाना चाहिए। एक मुश्त जो है ये सेंट्रल लीडरशिप और जो यहाँ के शीर्ष नेता है बिहार प्रदेश के, उन लोगों ने बैठ करके तमाम फैसले कर लिए हैं। इन तमाम फैसलों के पीछे यही है कि जातिगत समीकरण में कौन नेता कितना फिट बैठता है, किसके पास कितने ज्यादा अपनी जाति की या दूसरे जाति की धन बल है, जिसके पास बाहुबल है और जो जीतने की स्थिति में सबसे ज्यादा है, उसके हिसाब से तमाम टिकटों का बंटवारा यहाँ पे किया गया है। इस तरह का आर.के. सिंह का आरोप है। उन्होंने कहा कि उनके जो आरा क्षेत्र में है सुनील पांडे जो है, जिनका बाहुबली के रूप में देखा जाता है, उनके यहाँ टिकट दिया जाना, एक पांडव गैंग है उनके यहाँ टिकट दिया जाना, ये सब बातें कहीं ना कहीं कलई खोलता है कि जो बातें हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की और सुशासन की, वो खाली कागजी और भाषण में देने वाली बातें हैं। सतही तौर पर ये सब चीजें नदारद हैं। बातों के पीछे की हकीकत कुछ और है। जी रविंद्र, साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनकी बात का समर्थन किया है और एलजेपी की बात करें तो वो भी कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने इस पर कोई सफाई या बहुत सही से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि अगर ये कुछ डैमेज हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना जरूरी है। विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा बीजेपी को घेरने का। जी बिल्कुल, कल जो है पहली जो चुनावी सभा थी समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उन्होंने इन्हीं बात पर बीजेपी पे अटैक किया कि बीजेपी के अंदर से इस तरह की बातें आ रही हैं कि वो लोग बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, उनके कुनबा जो है वो संगठित नहीं है, जिसकी वजह से राजनीतिक तौर पर जो विपक्षी है उनको एक बात कहने का मौका मिल जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी से कुछ दिनों से, लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। वो लगातार जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहते रहे हैं कि उनकी अनदेखी की जा रही है। जहां तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है वो भी अंतिम समय में जोड़ा गया है और 30वें स्थान पे उनका नाम को रखा गया है। पूरे चुनाव में जो रैलियां हुई हैं परिवर्तन रैली के नाम से, उनमें शत्रुघ्न सिन्हा को केवल एक रैली में बुलाया गया था, उसके अलावा उनको कहीं नहीं बुलाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। तो वो पार्टी नेतृत्व से काफी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। का जहां तक सवाल है तो एलजेपी में भी इसी तरह की बगावत देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंद्र। आप अपने सभी अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। और अब रुक कर लेते हैं कीर्तिका जो कि हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव आज अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं राघोपुर से, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है उनका और ये सीट कितनी महत्वपूर्ण, हालांकि इस सीट से प्रतिनिधित्व करते आए हैं राबड़ी देवी भी और लालू यादव भी। जी अमृता, देखिए चुनावी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राघोपुर विधानसभा सीट से आज पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। राघोपुर विधानसभा सीट से उनके बेटे तेजस्वी यादव जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अगर इस सीट की बात करें राघोपुर सीट की, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी विधानसभा में प्रतिनिधित्व इस सीट से कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की पहली चुनावी सभा आज जो कार्यक्रम है वो तिरसिया दियारा में है। और कीर्ति का रुख करेंगे, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि आज क्या कुछ कार्यक्रम है उनके इस चुनाव प्रचार को लेकर राघोपुर में। अमृता, देखिए आज एक्सपेक्टेड है कि वो कई सारी रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करेंगे। कहीं ना कहीं अगर मैं महागठबंधन की बात करूं और आरजेडी की खासकर बात करूं तो ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का क्वेश्चन है। तो वो पूरी उस चुनाव प्रचार में पूरी जान फूंकने की कोशिश करेंगे और जितने भी आज ठीक है, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से जितने भी आरजेडी के उम्मीदवार, ठीक है, लगता है हम तक आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। शुक्रिया कृति, हम आपसे आगे भी संपर्क करेंगे और अपडेट लेंगे इस रैली को लेकर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के यहां सीबीआई छापे को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई। वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कल सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के घर और दफ्तर पर छापे मारे थे।
दिल्ली और शिमला में शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ठिकाने सीबीआई के निशाने पर रहे। सीबीआई ने करप्शन के मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर 11 जगहों पर छापेमारी की। कांग्रेस ने इस छापेमारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यहां 5 करोड़ विवादित जो मामला है इनकम टैक्स के और चीफ मिनिस्टर के बीच में, वहां आप इतना उतावले हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस मोदी गेट में, और उनके बेटे के बैंक में कहां से पैसा आया करोड़ों, उसको तो आपने सीबीआई को नहीं दिया। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की। यह स्पष्ट भ्रष्टाचार का केस है। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ करप्शन, और नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार, और एक जिसे कहा जाए कि इस तरीके का जिसके ऊपर चार्ज है मुख्यमंत्री के ऊपर, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीबीआई का आरोप है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार ने कथित तौर पर 2009 से 2011 के बीच 6.1 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की थी। वीरभद्र सिंह इस दौरान केंद्र में इस्पात मंत्री थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में डेंगू से 2 और लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। इसमें 9 साल की एक बच्ची और 27 साल की एक महिला है। मृतक लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई। 2 प्राइवेट अस्पतालों ने डेंगू से पीड़ित लड़की को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि इसी वजह से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। और वहीं दूसरे मामले में 27 साल की एक महिला की डेंगू से मौत एम्स में हुई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने यूसीपीएन माओवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भट्टराई ने संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। प्रचंड के बाद भट्टराई पार्टी में दूसरे सबसे बड़े नेता थे। उन्हें मधेशी पार्टियों का समर्थक माना जाता है। नेपाल में मधेशी पार्टियां नए संविधान का विरोध कर रही हैं और इस वजह से नेपाल में जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर पड़ा है। भट्टराई ने अल्पसंख्यकों की चिंताएं दूर नहीं करने के लिए अपनी पार्टी की लगातार आलोचना की है। भट्टराई ने अब नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के मीना में भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। इनमें से 11 गुजरात और तमिलनाडु से 3 लोग हैं। तेलंगाना, केरल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी एक जायरीन की मौत हुई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि लापता हुए हज यात्रियों की खोज के लिए उनके रिश्तेदारों की मदद की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि मक्का में अधिकारी भारतीयों से संपर्क में हैं और हर संभव मदद की जा रही है। मीना में गुरुवार को भगदड़ में 769 लोगों की मौत हुई थी। 800 से अधिक लोग घायल हैं। इनमें 13 भारतीय भी हैं। पिछले 2.5 दशक में ये सऊदी अरब में सबसे बड़ा हादसा है। पूरी दुनिया में आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 1970 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। भारत की बात करें तो देश में तेजी से पर्यटन उद्योग विकास कर रहा है। पर्यटन दिवस के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरी दुनिया में 5 अहम पर्यटन देशों में से एक भारत। ताजमहल के अप्रतिम सौंदर्य से लेकर ऐतिहासिक महत्व की कई अनमोल धरोहरों तक, कुदरत के बेहतरीन नजारों तक भारत पर्यटन के लिहाज से एक अदद जगह है। विश्व पर्यटन संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल काउंसिल जैसे संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पर्यटन उद्योग तेजी से विकास कर रहा है। 2002 में भारतीय पर्यटन विभाग ने अतुल्य भारत अभियान का आगाज किया था, जिसका मकसद वैश्विक मंच पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस अभियान ने पूरी दुनिया के पर्यटकों का ध्यान खींचकर पर्यटन उद्योग में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं।
विश्व पर्यटन की पूर्व संध्या पर पुरी के समुद्र तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कोणार्क सूर्य मंदिर की नायाब कलाकृतियां बनाई। I came over here to visit the Lord Jagannath and to pray to him, and this is the first time I have came over here, and this sand art is very beautiful. It is my first day to celebrate World Tourism Day in Puri. So I liked it very much and wish you a very happy World Tourism Day. देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पर्यटन विभाग ने ऐतिहासिक धरोहरों और संग्रहालयों के भ्रमण के लिए 200 मुफ्त टिकट देने का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शशांक मनोहर फिर से बीसीसीआई अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्हें शरद पवार और अनुराग ठाकुर का समर्थन है, इसलिए माना ये जा रहा है कि उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय है। मनोहर 2008 से 2011 तक बीसीसीआई के प्रमुख थे, जिनके बाद एन श्रीनिवासन अध्यक्ष बने। अपनी साफ छवि और खेलों में भ्रष्टाचार के मामले में कड़े रवैये की वजह से उन्हें हर कोई पसंद करता है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ग्वांगझू ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी ने मेजबान चीन की शिलिन शू और शियोदी यू की जोड़ी को लगातार सेटों में 6-3, 6-1 से हराया। उधर ताइवान में यूकी भंबरी एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की आज जयंती है। हिंदी फिल्मों में रोमांस को एक नया अंदाज देने वाले यश जी ने सामाजिक फिल्में भी बनाई। सुरीला संगीत उनकी फिल्मों की खासियत रहा। आइए याद करते हैं इस बेहतरीन फिल्मकार को। हिंदी सिनेमा में रोमांस के शहंशाह यश चोपड़ा ने सिने पर्दे पर रोमानियत को एक नया आयाम दिया। 60 के दशक में बतौर सहायक निर्देशक अपने करियर की शुरुआत करने वाले यश जी का जन्म 27 सितंबर 1932 को लाहौर में हुआ था। दशक दर दशक यश चोपड़ा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। रोमांस उनकी फिल्मों की खासियत रही। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। 70 के दशक में दीवार, त्रिशूल जैसी फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि को एक नया विस्तार दिया। दीवार का मेरे पास माँ है संवाद आज भी सिने प्रेमियों के जहन में है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा था। 2012 में आई जब तक है जान उनकी निर्देशित आखिरी फिल्म थी। अपनी फिल्मों के जरिए यश जी सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इन खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। सिलिकॉन वैली में बड़ी आईटी कंपनियों के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री। डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना। प्रधानमंत्री ने टेस्ला मोटर्स का भी किया दौरा। Z4 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर जोर। कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मिले जगह, समय सीमा तय करने की मांग। मधेशी आंदोलन के समर्थन में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। नए संविधान को लेकर अभी जारी है विरोध। दिल्ली में डेंगू से हुई 2 और मौत, अब तक 30 लोगों ने गंवाई जान। सामने आई प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही, मरीजों को नहीं कर रही हैं भर्ती। और सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ग्वांगझू ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में चीन की शिलिन शू और शियोदी यू को दी मात।